ठीक है, तो कल हमने दो स्केल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट दो स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज जो स्केल है वो है मेथड ऑफ इक्वल अपेयरिंग इंटरवल, तुल्य आभासी अंतराल विधि कहते हैं इसको। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटेड बाय थर्स्टन। ये जो मेथड है ये थर्स्टन के द्वारा क्रिएट प्रतिपादन हुआ है इसका। सेकेंड पॉइंट है प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स। इसमें हम जो भी हम जिससे भी रिलेटेड एटीट्यूड से, जिस ऑब्जेक्ट से भी रिलेटेड बना रहे हैं उससे उससे रिलेटेड हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स या कथन या एकांश बना लेते हैं। थर्ड है, इसमें भी वही है जो पहले में था, सम आर फेवरेबल एंड सम आर अनफेवरेबल। अगर हम 100 कथन अगर बना रहे हैं तो उसमें से आधे जो है वो फेवरेबल होंगे, यानी अनुकूल होंगे, आधे जो है अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल। और ये कितना, जैसे हमने लीकर्ट स्केल था वो था हमारा 5 पॉइंट स्केल, और ये जो होता है इक्वल अपेयरिंग इंटरवल का या थर्स्टन का ये होता है 11 पॉइंट स्केल। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उसके आगे 11 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 11 पॉइंट्स किस तरह का स्केल बना होता है, वो होता है इस तरह का, ABCDEFGHIJK इस तरह से दे रखा होता है एक। और उसके जो मतलब जो इसका F पॉइंट है वो न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल से इस तरफ है मतलब लेफ्ट हैंड साइड है या ABCD की तरफ, तो ये अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है। और अगर F से राइट हैंड साइड GHIJK की तरफ अनुक्रिया है तो ये फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। 11 पॉइंट स्केल है ये, सभी स्टेटमेंट्स के आगे 11 पॉइंट्स होंगे। हमें जो भी स्टेटमेंट होता है वो उसमें जो है उसको ऐसे उसमें से छांटना होता है। तो यही है। तो अगला क्या है, हमने वही स्केल होता है, सभी स्टेटमेंट के सामने ऐसे स्केल होता है। तो उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट सॉर्टेड दीस स्टेटमेंट इन दिस 11 पॉइंट्स। अर्थात हम फिर उसको जो भी हमने प्रिपेयर किया है स्टेटमेंट्स वो हम सब्जेक्ट्स यानी प्रयोज्य को देते हैं, और वो उन्हें इन 11 पॉइंट्स के आधार पर छांट के देता है हमको कि किस कथन के वो फेवर में है, किसके अनफेवर में है ना। तो वो हमें ये करके देता है, सब्जेक्ट को हम देते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर डाटा कलेक्शन वी कैलकुलेट मीडियन। फिर क्या होता है इसमें, हमने वो उसकी रिएक्शंस ले लिया, फिर डाटा कलेक्शन करते हैं तो उसमें जो है फिर मीडियन निकालते हैं। इसके बाद मीडियन मतलब माध्यिका। इसका है आफ्टर दैट कैलकुलेट द क्वार्टाइल ऑफ एवरी स्टेटमेंट। उसके बाद क्या होता है, हम क्वार्टाइल निकालते हैं। क्वार्टाइल को हिंदी में चतुर्थांक बोलते हैं। और बाकी आगे अभी कैलकुलेशन वाली बात आएगी तो हम आगे भी किसी क्लास में क्वार्टाइल समझेंगे। अभी मेनली आपको मेन इसके पॉइंट जो है वो करने की, याद रखने की। सबसे पहले हमने क्या नाम है बहुत सारे स्टेटमेंट प्रिपेयर करे, फिर उसके 11 पॉइंट्स होते हैं। 11 पॉइंट्स हम सब्जेक्ट को देते हैं, वो उन्हें सॉर्ट करता है। फिर हम डाटा कलेक्शन करके फिर उसका मीडियन निकालते हैं। जो ये मीडियन होता है इसी के आधार पर हम निर्णय आगे लेते हैं। और फिर उसके बाद मीडियन निकालने के बाद जो है हम उसका क्वार्टाइल, एवरेज स्टेटमेंट का क्वार्टाइल निकालते हैं। क्वार्टाइल क्वार्टाइल जो है वो दिखाता है कि अ, जो सब्जेक्ट है उस स्टेटमेंट के लिए जिस सब्जेक्ट की असहमति जो है वो असहमति की मात्रा का पता चलता है उससे, जो क्वार्टाइल से। मतलब ये समझ लीजिए जैसे कोई भी स्टेटमेंट है उसका उसने असहमत अनफेवर है, उसके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल दिया है। तो अनफेवर उसका जो है मीडियन से जो कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा कि मोस्टली कितने जितने सब्जेक्ट उसके फेवर में है या अनफेवर में है, उससे हमें जो है पता चल जाएगा। मतलब हम ऐसे कथनों को अलग कर देते हैं जिनका क्यू क्यू वैल्यू जिनकी ज्यादा होगी, मीडियन से बहुत ज्यादा होगी, तो उसको उस स्टेटमेंट को हम हटा देंगे। मतलब क्वार्टाइल से असहमति असहमति का पता चलता है, असहमति की मात्रा कितनी है कथन की,
और अगर इसका जो वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो हम उस स्टेटमेंट को हटा देते हैं। ठीक है। यस नेक्स्ट सर। हमारा है एट लास्ट वी सिलेक्टेड दोज स्टेटमेंट विच हैव मोर इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है? इंटरनल कंसिस्टेंसी होता है जिससे इसमें क्या करते हैं कि हम प्रयोज्य को कहते हैं कि जिस स्टेटमेंट को आप सही समझते हैं, मतलब जिन जिन स्टेटमेंट से आप सहमत हैं, ठीक है, उनसे बोलते हैं कि इन्हें टिक कर दो। ठीक है, उन स्टेटमेंट से बोलता है जिन कथनों से आप सहमत हैं उनको टिक कर दो, जो कथन आपको सही लगते हैं। तो वो वो स्टेटमेंट्स को टिक करता है जो जो उसको सही लगते हैं। तो फिर हम क्या देखते हैं कि इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो हमें ये बताती है वो कितना सहमत है। ठीक है, स्टेटमेंट से हमें उसकी कितनी सहमति है। अगर क्या नाम है जो क्या नाम है ये वही मीडियन से इंटरनल कंसिस्टेंसी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा फार करेगी, बहुत ज़्यादा मतलब अंतर होगा, तो हम उस स्टेटमेंट को हटा देंगे। ठीक है ना। इससे क्या होगा? यस हाँ, उन सभी कथनों को टिक करेगा जो प्रयोज्य है जिनसे वो सहमत है। फिर हम देखेंगे कि निर्णायकों ने जिन कथनों की सहमति व्यक्त की है उनके मापनीय मूल्य क्या है। ठीक है, वही मतलब मीडियन। मीडियन क्या है, और मीडियन से उसकी वैल्यू ज्यादा जो है क्या नाम है ज्यादा फार करेगी, बहुत ही ज्यादा अंतर होगा, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। मतलब मीडियन के आसपास ही वैल्यू होनी चाहिए, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे उस आइटम को। तो क्या लास्ट में क्या होगा? ऐसे क्वार्टाइल से हमने जो असहमति वाले थे वो बहुत ज्यादा असहमत वाले थे वो हटा लिए, इंटरनल कंसिस्टेंसी से जो बहुत ही सहमत वाले थे वो हटा दिए। तो लास्ट में क्या बचेगा? एट लास्ट हमारे पास 20 से 22 स्टेटमेंट बचेंगे। हम किसके, और ये हमने किसके आधार पे छाटे थे? क्यू और इंटरनल कंसिस्टेंसी के आधार। ठीक है। हाँ, तो यस ये, सर। हाँ, इक्वल अपेयरिंग का इंटरवल जो इस मेथड है इसमें हमें जो मेन मेन ये 9 पॉइंट्स है ये हमें याद रखने हैं। और अगर आप बुक से पढ़ोगे तो बुक से तो काफी कंफ्यूजन है और इसमें मतलब बहुत सीरियस चीजें हैं। तो ये चीज हमें मेन, ये पॉइंट्स हमें मेन मेन याद रखने हैं। ठीक है, एक बार हम इसको फिर, सर हाँ नहीं एक है, बार, कॉलेज में वैसे भी हिंदी में ही अवेलेबल है ना बुक्स, तो इंग्लिश में मिलती भी नहीं है बुक्स। हाँ हाँ, मैं समझ गया। हाँ, तो क्या नाम है कि देखो, सबसे हमें ये, अगर एग्जाम में आता है इक्वल अपेयरिंग इंटरवल या थर्स्टन मापनी भी आता है ना, तो थर्स्टन माप, अगर ऐसे थर्स्टन स्केल या थर्स्टन मेथड के बारे में बताइए तो तब भी आप यही बता सकते हैं। तो क्रिएटेड बाय थर्स्टन है। प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट, हम पहले इस मापनी में जो इस विधि में हम बहुत सारे स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें से कुछ फेवरेबल होंगे कुछ अनफेवरेबल होंगे। नेक्स्ट होगा 11 पॉइंट स्केल होते हैं स्टेटमेंट्स के आगे, 11 पॉइंट इस तरह का होगा। ठीक है, और उसके बाद होगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, हमें याद रखना है कि फिर हम सब्जेक्ट को देंगे, वो उन्हें छांट के 11 पॉइंट्स में हमें देगा। फिर हम उसका डाटा कलेक्शन करके मीडियन निकालेंगे। फिर मीडियन के बाद हम उसका क्वार्टाइल निकालेंगे हर स्टेटमेंट का। उसके बाद हम इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट में 20 से 22 कथन बच जाएंगे जो हमने क्यू और इंटरनल कंसिस्टेंसी के आधार पर निकाले। ओके। तो बेसिकली हमें मेन यस मेन सर। पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है। अगला जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है मेथड ऑफ स्केलोग्राम एनालिसिस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्केलोग्राम विश्लेषण विधि। ठीक है, स्केलोग्राम ये जो है ये ये एक शायद मेरे ख्याल से साइंटिस्ट का नाम होगा या तो, हाँ, नहीं वैसे साइंटिस्ट तो इसके कोई और है, साइकोलॉजिस्ट इसके कोई और है। ठीक है, स्केलोग्राम, इसको हिंदी में भी स्केलोग्राम ही लिखा है, स्केलोग्राम एनालिसिस मेथड है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युलेटिव स्केल और गटमैन स्केल। ठीक है, इसको हम क्यूमुलेटिव स्केल भी कहते हैं और गटमैन स्केलिंग मेथड भी कहते हैं। अगर आपके गटमैन विधि बताइए, गटमैन स्केलिंग मेथड बताइए, तो भी आप यही चीज लिखेंगे। नेक्स्ट है इट इज यूनी डायमेंशनल स्केल। इस स्केल में आपको ये ध्यान रखना है कि एक यूनी डायमेंशन मतलब एक विमीय मापनी स्केल है, मतलब किसी एक ही विमा का ये मापन करता है।
अभी वो हम आगे देखेंगे। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड लॉट्स ऑफ स्टेटमेंट। जो भी हम ऑब्जेक्ट, जो भी रिलेटेड हम एटीट्यूड से रिलेटेड बना रहे हैं, उससे रिलेटेड हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो गटमैन क्या कहते हैं कि, अरे क्या हो गया, ठीक है। ठीक। गटमैन क्या कहते हैं कि गटमैन का कहना है कि जो अप्रोक्स 20 सिलेक्टेड बाय 20 आइटम्स या स्टेटमेंट सिलेक्टेड बाय रिसर्चर थ्रू हिज एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन। ठीक है, आज तक मेरी वॉइस आ रही? हेलो। हेलो। यस हाँ, वॉइस आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ, आ रही है वॉइस? सर बीच में कट रही थी, अभी आ रही है। हाँ, ये इंटरनेट यहाँ पर ऐसी है ना। तो क्या होता है कि, यस सर, बीच में हाँ, कट रही थी, आ रही है। ठीक है ओके। तो इसमें अब क्या होता है कि गटमैन ये कहता है कि हमें एकांश छांटने के लिए किसी भी उसकी जरूरत नहीं है। जो शोध करता है वो अपने अनुभव से या उसके अपना जो उसकी इंट्यूशन जो कह रही है उसके आधार पे वो अपना आइटम सेलेक्ट कर ले। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं वो होता है, बस ध्यान ये रखना है कि ध्यान ये रखना है कि जो आइटम्स है वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब होता है समझाती है, मतलब वो सारे आइटम्स किसी एक ही चीज, एक ही रिलेटेड हो एक दूसरे से, मतलब एक ही चीज का मापन करने वाले। जैसे मान लो अगर बुद्धि परीक्षण है तो वो सारे जो आइटम्स हैं वो बुद्धि मापन के से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो अप्रैक्स 20 सिलेक्टेड बाय रिसर्चर थ्रू हिज एक्सपीरियंस इन इंट्यूशन, दीज आर होमोजीनियस। समझाती होनी चाहिए, इस बात का मैं ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, तो ये भी है। अब इसके आगे क्या होगा, ये जो होता है ये 2 पॉइंट स्केल होता है। ठीक है, 2 और 3 लिखा है मैंने, लेकिन मोस्टली जो है ये 2 पॉइंट स्केल होता है। ठीक है, गटमैन स्केल जो है वो 2 पॉइंट स्केल होता है। और 2 पॉइंट कौन कौन से होते हैं, एग्री एंड डिसएग्री होता है, और एग्री, न्यूट्रल एंड डिसएग्री। ये जो 3 वाला है ये कम ही होता है, मोस्टली जो है वो एग्री एंड डिसएग्री वाला होता है। ठीक है, अब एग्री एंड डिसएग्री में आपको स्कोरिंग करनी आती होगी, आपने देखे होंगे ऐसे टेस्ट जो यस और नो वाले होते हैं, देखें? यस हाँ, तो इसमें स्कोरिंग बताएंगे आप कैसे, एग्री के लिए कितने स्कोरिंग होती है, डिसएग्री के लिए कितनी होती सर, 1 ही होती है शायद एग्री में, और है? हाँ, डिसएग्री की 0 होती है, फिर 0, हाँ। टोटल। हाँ, तो ये 2 पॉइंट स्केल होता है, एग्री के लिए 1 और डिसएग्री के लिए 0। इसमें नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं, तो उसका उल्टा उल्टा कुछ नहीं होता है, एग्री के लिए 1 और डिसएग्री के लिए 0। ओके, इसके बाद फिर क्या होता है, स्कोरिंग हो जाती है। ठीक, स्कोरिंग के बाद हम क्या करते हैं, अरेंज द सब्जेक्ट्स इन रैंक ऑर्डर एंड रिएक्शंस इन रो। फिर इसके बाद जब हम स्कोरिंग कर लेते हैं ना, फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम सारे जो भी प्रयोज्य होते हैं उनको एक टेबल में रैंक ऑर्डर कर देते हैं। रैंक ऑर्डर मतलब जिसका हाई स्कोर होगा उसको उसका नाम ऊपर लिख लेंगे, उससे नीचे फिर मतलब हाई टू लो में को ऑर्डर में लिख देंगे हम। और उनके सामने जो रो होंगी वो आइटम्स की होंगी और उनके रिएक्शन उसमें लिखे होंगे कि इस आइटम का उसने यस बोला है, इस आइटम का उसने नो बोला है। मतलब एक एक कॉलम में सब्जेक्ट्स के नेम होंगे, उसके आगे उनके रिएक्शंस होंगे। ठीक है। तो अरेंज द सब्जेक्ट्स इन रैंक ऑर्डर, और स्कोरिंग के बाद हम उनके हाई टू लो में रैंक ऑर्डर करेंगे और उनके रिएक्शंस को उनके रो में लिख देंगे। ठीक है। उससे फिर क्या होगा, देन वी चेक होमोजीनिटी स्केल। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि स्केल में कितनी होमोजीनिटी, मतलब समजातीयता कितनी है। ठीक है, अब समजातीयता का मतलब होता है कि होमो समजातीय का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी किसी स्टेटमेंट पे एग्री कर रहा है। ठीक है, और वो बहुत सारे प्रयोज्य ने उस पे एग्री करा है। ठीक है, तो वह एग्री करा है, बहुत से लोगों ने एग्री करा है। ठीक है, तो उसमें जो है उसकी जो
संगति होनी चाहिए जिन व्यक्तियों ने कथनों में उस कथन में सहमति द्वारा मापे जाने वाले गुण की अधिकता का पता चलता है। ठीक है, मतलब होमोजीनिटी का मतलब मोस्टली यही है कि अगर सहमत है तो उसमें सहमति की कितनी अधिकता है, और अगर असहमत है उसमें असहमति की कितनी न्यूनता है। ठीक है, जैसे मान लो कि क्या नाम है, एक सब्जेक्ट किसी में सहमत हो रहा है और बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें सहमत हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर सहमति की अधिकता है तो मतलब ठीक है, होमोजेनिटी। और मान लीजिए किसी में असहमत है, और अगर बहुत से लोग असहमत हो जाएंगे तो वो होमोजेनिटी नहीं होगी, कम लोग असहमत होंगे तो होमोजेनिटी होगी। ठीक है ना, तो मतलब अगर सहमति है उसकी अधिकता है तब जाके होमोजेनिटी है, और असहमति उसकी न्यूनता है तब जाके होमोजेनिटी है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। क्योंकि बुक में आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन है, और इसलिए इस आसान भाषा में मैंने पीपीटी भी बनाता हूँ और आपको समझाता भी। ठीक है, तो अभी इसको फिर से हम एक बार देख लेते हैं, फिर से इसके पॉइंट्स जो है वो कर लेते हैं। क्या है, इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव स्केलिंग और गटमैन स्केल मेथड भी कहते हैं। और इसके जो ये यूनी डायमेंशनल स्केल होता है, एंड इसमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, पर गटमैन कहते हैं कि हम उसमें से 20-25 जो भी सिलेक्ट कर लेते हैं, वो रिसर्चर अपने एक्सपीरियंस और इंट्यूशन के आधार पर करता है। बस ध्यान देने की बात यह है कि वो समझाती होनी चाहिए, मतलब एक की तरह के होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है कि 2 और 3 पॉइंट स्केल होता है। ठीक है, एग्री एंड डिसएग्री, फिर उसकी स्कोरिंग कर ली जाती है। जब वो रिएक्शन हमें मिल जाते हैं, स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग के बाद जो है उनको रैंक ऑर्डर में और उनके रिएक्शन को रोज में हम लिख लेते हैं, और जो है देन जो है हम उसकी होमोजेनिटी चेक करते हैं। ओके, यस सर। तो ठीक है, आज हमारे 2 स्केल हो गए हैं। ठीक है, अब बाकी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आगे। ओके आप इन्हें यस एक सर। बार, हाँ एक बार बुक से और पढ़ लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने शॉर्ट में आपको समझा ही दिया है। तो बेसिकली बुक से कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो आपके काफ़ी हैं, उन पे आप मेजरली रहेगा। बाकी बुक आप एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है आस्था? ओके सर। आपने प्रेजेंट डाल दी थी ना? यस सर। एक मिनट था, चेक कर लेता हूँ। चैट बॉक्स, बारह जनवरी, ठीक है। ओके ठीक है आस्था, इसको ओवर थैंक करते यू। हैं। ठीक है।